आखिर क्यों मनमोहन सिंह के साथ इतिहास उदार रवैया ही अपनाएगा, ये आपको आज बताएंगे और दिखाएंगे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के वो कौन से फैसले थे जिन्होंने उनकी शख्सियत को और भी कद्दावर बनाया और जिसने भारत को और ज्यादा मजबूती दी। देश का मूड मीटर की दूसरी स्टोरी में आज महाकुंभ की महागाथा में अगला अध्याय। आज बताएंगे महाकुंभ में किसने रची थी धर्मांतरण की एक बड़ी साजिश, जिसके खिलाफ नागा सन्यासियों ने धर्म युद्ध का बिगुल बजा दिया था। लेकिन शुरुआत मनमोहन सिंह की जिंदगी के उन पन्नों के साथ जो हमें खामोश रहकर देश को मजबूत बनाने के मिशन में लगे रहने का सबक सिखाते हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री कल से लेकर आज तक हर पल आप और हम उनके लिए संवेदनाओं के शब्द सुन रहे हैं। उनसे जुड़ी कई सुनी और अनसुनी कहानियां सामने आ रही हैं। लेकिन क्या आपने गौर फरमाया कि मनमोहन सिंह एक ऐसे शख्सियत हैं जिनके बारे में आपकी राय संदर्भों के हिसाब से बदल जाती है। जब बात जमीनी बदलाव के लिए क्रांतिकारी फैसलों की होती है तो मनमोहन सरकार में सामने आया मनरेगा और आरटीआई वाला कानून दिखाया जाता है, और दूसरी तरफ जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होती है तो 26/11 के आतंकी हमले को सामने रखकर कहा जाता है कि मनमोहन सिंह की जगह अगर कोई और होता तो पाकिस्तान की बखिया उधेड़ देता। उसी तरह जब भ्रष्टाचार पर चर्चा छिड़ती है तो आरोप लगते हैं कि मनमोहन सरकार तो कोयला, 2G, कॉमनवेल्थ जैसे घोटालों में डूबी हुई थी। लेकिन फिर लगे हाथ यह भी सामने दिखता है कि उन्होंने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को उस मोड़ पर संभाला जब उसके रसातल में चले जाने की आशंका एक तरीके से मुंह बाए खड़ी थी। 2008 में दुनिया इकोनॉमिक क्राइसिस के दौर से गुजर रही थी और उन्होंने भारतीय इकोनॉमी को, या यूं कहें कि भारतीय इकोनॉमी की गाड़ी की स्टीयरिंग को इतनी मजबूती से संभाल रखा था कि हम मेल्ट डाउन वाली खाई में गिरने से बच गए थे। बतौर वित्त मंत्री 1991 में जो उन्होंने फैसले लिए अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील करने कि जो फैसले लिए 1991 से लेकर और न्यूक्लियर डील तक के फैसलों को अगर आप देखें तो ऐसी तमाम कहानियों के बरक्स रखकर जब आप मनमोहन सिंह को याद करते हैं तो सामने एक शानदार अर्थशास्त्री, कामयाब कूटनीतिक की छवि निकलकर सामने आती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि संदर्भ बदलते ही मनमोहन सिंह को देखे और परखे जाने के पैमाने भी बदल जाते हैं। लेकिन किसी भी व्यक्तित्व के साथ इतिहास तब तक पूरा न्याय नहीं कर सकता जब तक वो उसके हर एक संदर्भ में उसको न देखे, न परखे। और यहां तो खुद पूर्व पीएम यानी कि हमारे डॉक्टर साहब मनमोहन सिंह ने कहा था कि इतिहास उनके साथ नरमी बरतेगा। जब उनके कामकाज का आकलन होगा, उनकी शख्सियत का आकलन होगा तो इतिहास उनके साथ नरमी बरतेगा। सोचिए कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा। आज जब मैं मनमोहन सिंह के दुखद निधन पर आपके सामने उनकी जिंदगी को समझने और समझाने के लिए खड़ा हूं तो मैं मनमोहन सिंह के बारे में किसी दूसरे की बातों को नहीं रखना चाहता, उन संदर्भों में नहीं रखना चाहता जिनके साथ मनमोहन सिंह को देखा जाता रहा। मैं डॉक्टर साहब की जिंदगी को उन्हीं की बातों के जरिए आपके सामने रखना चाहता हूं जो उन्होंने जिया, जो उन्होंने किया और जो उन्होंने कहा। अगर हम वो समझ लें तो शायद हम उनकी शख्सियत को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जो लोग सार्वजनिक जीवन में होते हैं उन्हें याद करते वक्त उनके फैसलों और उनके आचरण को ही मापदंड बनाना चाहिए। और यही मनमोहन सिंह की कदकाठी, यही वो जगह है जहां पर कि मनमोहन सिंह की कदकाठी अपने वक्त के तमाम दिग्गज नेताओं से बड़ी दिखाई देने लगती है। तो आप 26/11 के बाद भारत के रिस्पांस को लेकर तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह की जितनी आलोचना करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जब कारगिल के कातिल जनरल परवेज मुशर्रफ मनमोहन सिंह से मिले थे तब मनमोहन सिंह ने उन्हें कैसे खरी खरी सुनाई थी? इस बारे में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार संजय बारू अपनी किताब में लिखते हैं कि फिरोज शाह में भारत पाकिस्तान के बीच मैच में पाकिस्तान बहुत मजबूत स्थिति में था और मुशर्रफ काफी उत्साहित दिखाई दे रहे थे। तो मीटिंग से पहले मनमोहन सिंह से मुशर्रफ ने कहा कि डॉक्टर साहब ऐसा करते हैं कि लंच से पहले ही जल्दी से सारे विवाद निपटा लेते हैं और उसके बाद मैच देखने चलते हैं। तब मनमोहन सिंह ने बहुत ही सधे अंदाज में जवाब दिया कि जनरल साहब आप सोल्जर हैं, आप जवान रहे, लेकिन मेरी उम्र तो आप देख रहे हैं, मैं कदम दर कदम ही आगे बढ़ा सकता हूं। एक बहुत गहरी बात थी। यह साल 2005 का वाकया है और 1999 में हमने कारगिल की लड़ाई लड़ी थी
भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को इतनी हड़बड़ाहट और बचकाने तरीके से मनमोहन सिंह हैंडल नहीं करना चाहते थे, जैसा कि परवेज मुशर्रफ उनको मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने मुशर्रफ को कम से कम शब्दों में ही एक बहुत ही स्पष्ट मैसेज दे दिया था। तो बंटवारे से पहले मनमोहन सिंह का जहां जन्म हुआ था वो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। मनमोहन सिंह कभी अपने जन्म स्थान पर दोबारा नहीं जा पाए, लेकिन उनके मन में अपने बचपन के घर और स्कूल के लिए प्यार हमेशा था। साल 2008 में मनमोहन सिंह से मिलने के लिए पाकिस्तान से एक खास मेहमान आए थे। वो थे राजा मोहम्मद अली, जो 1937 से लेकर 1941 के बीच पाकिस्तान के गाह में, यानी कि जहां मनमोहन सिंह का जन्म हुआ था, उस गांव के स्कूल में साथ पढ़े थे। मनमोहन सिंह ने तब उनसे पूछा था, अपने दोस्त से पूछा था कि वो उनके लिए क्या कर सकते हैं। तब अली ने कहा था कि गांव में ठंड के दौरान, यानी सर्दियों के दिनों में, ठंडे पानी से वजू करने में बुजुर्गों को दिक्कत होती है। तो मनमोहन सिंह के अनुरोध पर एक कंपनी ने गाह में, यानी कि उनके गांव में, मस्जिद के पास गर्म पानी के लिए सोलर सिस्टम लगवाया था। पाकिस्तान ने मनमोहन सिंह के गांव को आदर्श गांव के तौर पर विकसित करने का ऐलान भी किया था। यह बात भी बहुत कम ही लोग जानते हैं कि जब मनमोहन सिंह पीएम थे तो उनके भाषण उर्दू में लिखे जाते थे, क्योंकि उनकी शुरुआती पढ़ाई उर्दू में हुई थी और उन्हें उर्दू भाषा की गहरी जानकारी और समझ थी। जब मनमोहन सिंह पीएम थे तो उनके भाषण जो उर्दू में लिखे जाते थे, वो मनमोहन सिंह अक्सर जब उन्हें पढ़ते थे तो बहुत सारे लोगों को के मन में सवाल आता था कि उन्हें उर्दू भाषा की जानकारी कैसे हुई। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि उनकी शुरुआती पढ़ाई उर्दू में हुई